ठीक है सर, मैं समझ गया कि मुझे प्रिपरेशन करना है, साथ में स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब है कि मुझे किसी भी सॉल्यूशन को बनाना है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया। बहुत तरह के सॉल्यूशन हमें बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब आपने बोला है कि सर स्टैंडर्डाइजेशन भी करना है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो समझा दीजिए। फिर हम सारे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके उनका स्टैंडर्डाइजेशन भी कर लेंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम देखेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। जैसे कि आपको सिलेबस में दे रखा है, कई तरह के सॉल्यूशन आपको बनाने हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हो गया। वैसे ही आपको दे रखा है सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 हो गया, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर आपका KMnO4 हो गया। तो आपको क्या करना है, इन सभी सॉल्यूशन को बनाना है। जैसे कि आपका सेरिक अमोनियम सल्फेट हो गया। तो ये जितने भी सॉल्यूशन है, चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, या फिर आपका सोडियम थायोसल्फेट हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, या फिर सेरिक अमोनियम सल्फेट ही क्यों ना हो, इन सारे सॉल्यूशन को आपको प्रिपेयर करना है। और प्रिपरेशन के बाद आपको करना है इनका स्टैंडर्डाइजेशन। सर एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन कर लेंगे, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लेंगे। पर सर ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है और स्टैंडर्डाइजेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो सपोज जैसे हमें ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, सपोज ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, और हमें पता करना है कि इसके अंदर कितना ऑक्जेलिक एसिड है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना ऑक्जेलिक एसिड है, ये हमें पता करना है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सैंपल हमारा प्रेजेंट है। जैसे हम ऑक्जेलिक एसिड के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि हमारे सॉल्यूशन में कितना ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड के अमाउंट को पता कर लेंगे हम। जो एग्जैक्ट अमाउंट वहां पर प्रेजेंट होगा उसे पता कर लेंगे, और उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, और वी कैन से टाइट्रेशन से पता करेंगे। ठीक है, देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैंने लिखा भी है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन। जो भी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो ऑक्जेलिक एसिड की है, सल्फ्यूरिक एसिड की है, या फिर आपके पोटेशियम परमैंगनेट की है, या फिर सेरिक अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी पर्टिकुलर सैंपल की अगर आपको कंसंट्रेशन पता करनी है, तो मतलब आपको उसका करना है स्टैंडर्डाइजेशन। टॉपिक क्लियर हुआ? क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी है कि ये जितने भी सॉल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट, इन सब की प्रिपरेशन करो, इन सबको लेबोरेटरी में बनाओ। कितना क्या चाहिए, बीकर चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पिपेट चाहिए, कितना कितना डाइल्यूट करना है, कितना ml पानी डालना है, वो सारी चीजें देखनी है। अल्टीमेटली हमें ये प्रिपेयर भी करना है, और प्रिपेयर करने के बाद हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी सीखना है। कि मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया और आपको पूछा कि उसमें ऑक्जेलिक एसिड कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन को पता किया जाता है। ये तो बात हुई ऑक्जेलिक एसिड। ऐसा आपको सबके लिए करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है सर, सिलेबस तो क्लियर हुआ, क्या करना है थोड़ा बहुत तो समझ में आया, है ना। प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब भी क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता करना है। चलिए, तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के लिए। अब एक बात और मैं बता दूं कि ऑक्जेलिक एसिड का जो हम प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से हमने ऑक्जेलिक एसिड बनाया, और उसके बाद जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से हमने पता करा कि हमारे सॉल्यूशन में कितना ऑक्जेलिक एसिड है। ये दोनों ही चीज, प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है ऑक्जेलिक एसिड का, ये लगभग लगभग सभी का सिमिलर ही है। मतलब कि जो स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे वही स्टेप इन सब में भी फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये बात ध्यान से सुन लो।
कि अगर आपको एक अच्छे से आ गया ना, तो आप बाकी सब बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन और साथ ही साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि बाकी सारे जो हैं अप्रोक्स 90-95% सेम ही हैं। थोड़ा बहुत चेंज होगा कि मान लीजिए किसी में एसिड ऐड करना होगा, थोड़ा बहुत स्टेप चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं H2C2O4, एक ही बात है। तो ये आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड जो है कॉमनली यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक केमिकल रिएजेंट ही होता है जो कि प्योर होता है, स्टेबल होता है, जल्दी चेंज नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है। ये सारी आइडियल प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी स्टैंडर्ड की। और जब कभी हमें प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दूसरा केमिकल रिएजेंट जिसकी स्टेबिलिटी भले ही कम हो फिर भी हमें यूज करना पड़ता है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है C2H2O4 और वी कैन से H2C2O4, एक ही बात है। ये जो है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और एज यू नो वेरी वेल, अगर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और इसमें हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर नहीं होगा। ये सारे फीचर्स जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। और इसकी रिएक्टिविटी भी हमारे हाथ में होगी, जब हम चाहेंगे कि ये रिएक्ट करे तभी ये रिएक्ट करेगा, ये फालतू किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये बहुत अच्छी चीज़ है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, ये एक तरह का प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है एनालिटिकल बैलेंस, दिस इज एनालिटिकल बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्लियर? तो हमने क्या क्या लेना है, अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करना है तो हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। हमें रिक्वायर्ड होता है ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, डाई हाइड्रेट मतलब कि डाई का मतलब दो और हाइड्रेट का मतलब पानी, मतलब कि 2H2O। तो जो हमारा फॉर्मूला था C2H2O4, उसमें जो है 2H2O ऐड करना है, ठीक है। तो मतलब डाईहाइड्रेट फॉर्म हमने लिया है ऑक्जेलिक एसिड का। हमें क्या बनाना है, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने देखा कि कौन कौन से मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको डिस्टिल वाटर, उसके बाद चाहिए आपको एनालिटिकल बैलेंस जो कि हमने ले लिया, उसके बाद चाहिए आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि हमने ले लिया, उसके बाद चाहिए आपको ग्लास स्टीयरिंग रोड, एक रोड चाहिए ग्लास स्टीयरिंग रोड मिक्स करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए पिपेट, है ना, पिपेट चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए, डालने के लिए पिपेट होता है, पिपेट चाहिए होता है। तो ये सारे हमें मटेरियल चाहिए होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट, डिस्टिल वाटर, एनालिटिकल बैलेंस, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और ग्लास स्टीयरिंग रोड, साथ में पिपेट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अभी तो हमने ये देखा कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर होता है ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वेइंग द ऑक्जेलिक एसिड। हमें ऑक्जेलिक एसिड को वे करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, अब मुझे ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है, कम सॉल्यूशन बनाना है, उस अकॉर्डिंग मुझे वे करना है ऑक्जेलिक एसिड को कि मुझे इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं वे कर लूँगा। अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि अगर आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है ऑक्जेलिक एसिड का, आई रिपीट ध्यान से सुनना, अगर आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है ऑक्जेलिक एसिड का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो फिर आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल ऑक्जेलिक एसिड चाहिए। आई रिपीट, अगर आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है,
अगर आपको 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो आपको 0.1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड चाहिए 1 लीटर के सॉल्यूशन में। तो मतलब अल्टीमेटली मोटी मोटी बात यह है कि प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऑक्जेलिक एसिड को वे करना होगा, और वे उस अकॉर्डिंग करना होगा जिस अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन बनाना है। अगर हमें ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो ऑक्जेलिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, कम बनाना है तो कम चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है डिसॉल्विंग द ऑक्जेलिक एसिड। हमने ऑक्जेलिक एसिड को वे कर लिया, ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है। अब इस ऑक्जेलिक एसिड को हम एक बीकर में डाल देंगे। किस में डालेंगे? बीकर में डाल देंगे। सपोज ये आपके पास बीकर है, सपोज, है ना। इस बीकर में हमने क्या करा, इस बीकर को ओपन करता हूं मैं। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये आपके पास बीकर है। इस बीकर में हमने क्या करा, ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो लिखा है ट्रांसफर द वे ऑक्जेलिक एसिड इनटू क्लीन बीकर। एक साफ बीकर में आपने ऑक्जेलिक एसिड डाल देना है, डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्टिल वाटर डालना है थोड़ा सा। इसमें हमने क्या करा, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल दिया। जैसे सपोज इसमें डिस्टिल वाटर है, हमने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, डिस्टिल वाटर डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लीन बीकर लिया, उस क्लीन बीकर में जो आपने वे कर रखा था ऑक्जेलिक एसिड वो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसमें डिस्टिल वाटर डाल दोगे तो फिर आपको इसकी स्टेरिंग करनी है। स्टेरिंग मतलब इस तरह से मिक्स करना है, 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 मिक्स करना है। क्यों करना है? ताकि इसके अंदर जो ऑक्जेलिक एसिड है और जो डिस्टिल वाटर आपने डाला वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से एक सॉल्यूशन का फॉर्म ले ले। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ठीक है, अच्छे से स्टेरिंग करनी है और जेंटली करनी है, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है ऐसे 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 मत करना भाई लोगों, है ना। धीरे धीरे, जेंटली, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए एक अच्छा डिसोल्यूशन हुआ है, ताकि आप इंश्योर हो जाओ कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत परमानेंट, एक कंप्लीट डिसोल्यूशन हुआ है। उसके बाद आपको लिखा है ट्रांसफर टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब आपने क्या करना है, इस बीकर में क्या है सर, इस बीकर में जो हमने ऑक्जेलिक एसिड वे करा था वो डाल दिया। उसके बाद डिस्टिल वाटर डाल दिया, फिर इसमें ग्लास रोड से इसको मिक्स कर दिया। इस बीकर में अभी ऑक्जेलिक एसिड का थोड़ा बहुत लिक्विड सॉल्यूशन बन चुका है। तो इस ऑक्जेलिक एसिड का जो भी सॉल्यूशन है इसको हमें डालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। कहाँ पर डालना है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, सपोज इसमें हम डाल रहे हैं अब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। तो इमेजिन करो कि हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बीकर से जितना भी सॉल्यूशन हमने बनाया था वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल रहे हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें डाल रहे हैं, डाल दिया। ठीक है, अब एक बात और कि हमें कंजूस आदमी, अब मान लो इसमें कुछ बचा रह गया तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, धोएंगे, और हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल झकोलना। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो भी माल मटेरियल बचा हुआ है वो वापस हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं रिंजिंग का प्रोसेस, धोना, रिंस करना। ठीक है, तो जो भी रिंजिंग हमने करी, जो भी हमने धोया इसको अच्छे से, और जो इसमें बचा हुआ था वो सारा भी हमने कहाँ डाल दिया, हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। ठीक है सर, अभी तक की कहानी क्लियर है। सबसे पहले वे करना है, वे करने के बाद एक क्लीन बीकर लेना है, क्लीन बीकर में वे ऑक्जेलिक एसिड डाल देना है, उसमें डिस्टिल वाटर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है, स्टेरिंग करना है जेंटली, ताकि कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाए। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बीकर का जो भी सॉल्यूशन है सारा डाल देना है। उसके बाद उस बीकर को अच्छे से धोना है डिस्टिल वाटर से, और जो मटीरियल उसमें से रिलीज हुआ, जो भी रिंजिंग मटीरियल है, जो भी धुला हुआ मटीरियल है उसको भी उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे। ठीक है सर, चलिए यहाँ पर ये सारी बातें लिखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिल करना है फ्लास्क को। जैसे मान लीजिए आपने डाला तो यहाँ तक फिल हो गया, सपोज यहाँ तक फिल हो गया। अब आपने क्या करना है, और पानी डालना है, और एक मार्क होता है, इसमें जो मार्क होता है वहां तक आपको फिल करना है, कैलिब्रेशन मार्क तक आपको फिल करना है। जो आपका ग्लासवेयर है, जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, जो भी आपका ग्लासवेयर होता है, उस ग्लासवेयर में एक लाइनिंग ड्रॉ होती है, एक मार्क होता है, उस मार्क तक पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। जब वो पानी का लेवल उस मार्क तक आ जाए तो रुक जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? इस तरह से बनता है, देखो इस तरह से ये पानी का इस तरह से लेयर बन जाती है, जिसको बोलते हैं मेनिस्कस एलाइन। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सिंग करनी है। अब मिक्सिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर जो है स्टॉपर होता है, यहाँ पर स्टॉपर होता है, उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलेगा, तो आपको इसको अच्छे से शेक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्टॉपर द फ्लास्क, मतलब कि आपको यहाँ पर ये जो फ्लास्क है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसका जो नेक है, दिस इज नेक पार्ट।
इस नेक पार्ट को अच्छे से क्लोज कर देना है। जब आप इस नेक पार्ट को अच्छे से क्लोज करोगे, फिर आप इसे शेक कर सकते हो। और जब आप इसे शेक करोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा और यही पूरी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या क्या करा, क्लियर है? इजी है बनाना, कुछ भी नहीं करा, वे करा, बीकर में लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया, मिक्सिंग करी और आपका जो है ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन जो है बनके तैयार हो गया। तो ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन तो बना लिया, बहुत इजी था। और इसी तरह से आपको आगे भी सारे जो सॉल्यूशन है वो बनाने हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है ना। और उसके बाद बात करते हैं अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, सपोज ये आपके पास सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बोला था कि इस सॉल्यूशन में कितना आपका ऑक्जेलिक एसिड है उसका पता लगाना, एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता लगाना, और वो करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस से। अभी तक तो हमने प्रिपरेशन करी ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की, अब हमें करनी है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमें पता लगाना है कि कितना क्वांटिटी में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है, और इसके लिए हम करेंगे टाइट्रेशन। ठीक है, चलिए तो पता लगाते हैं कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास सैंपल है, उसमें कितना ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर नीचे जो है एनालाइट का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर नीचे है ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ पर जो नीचे की साइड है उसमें है ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? ऊपर जो आपका ब्यूरेट ले रखा है, टाइट्रेशन तो पता है ना, ब्यूरेट लेते हैं, नीचे एनालाइट का सैंपल होता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। तो ऊपर जो ब्यूरेट है उसमें टाइट्रेंट फिल करते हैं, और वो टाइट्रेंट कौन है, यहाँ पर टाइट्रेंट है NaOH। क्या है? NaOH। मतलब कि अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ेगा एज ए टाइट्रेंट। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो है फिनोप्थेलिन। क्या है? सपोज यहाँ पर ये इंडिकेटर है फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। ठीक है, अब फिनोप्थेलिन जो होता है ये एंड में जब रिएक्शन खत्म होती है तो पिंक कलर देगा। वो कैसे देगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक लाइन में आपको बोलता हूँ फिनोप्थेलिन के लिए, वो आप याद रखिएगा। वेट ए मिनट, बड़ी अच्छी लाइन है और आपको याद होनी भी चाहिए वो लाइन। वेट ए मिनट, ओके सुनिए। जो फिनोप्थेलिन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, और फिनोप्थेलिन जो है बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर होता है। आई रिपीट, एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन जो है कलरलेस होता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, एसिड है। तो जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है वो एसिडिक मीडियम में कैसा होगा? कैसा होगा? कलरलेस होगा। तो ये फिनोप्थेलिन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। ये भी बात क्लियर हो गई कि फिनोप्थेलिन जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें सारी चीजें हैं हमारे पास, हमारा सॉल्यूशन है उसमें ऑक्जेलिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर डाल दिया जिसका नाम है फिनोप्थेलिन, और वो फिनोप्थेलिन जो इंडिकेटर है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। सारी बातें क्लियर? अब हमें पता करना है कि इस सैंपल में कितना ऑक्जेलिक एसिड है, इस सॉल्यूशन में कितना ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें टाइट्रेशन करनी है। तो ऊपर जो हमने ब्यूरेट लिया है उसमें हमने NaOH को फिल कर दिया। NaOH क्या है? यहाँ पर टाइट्रेंट है। क्या है? टाइट्रेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को ऐड करेंगे। देखो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है NaOH नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब NaOH नीचे आएगा तो नीचे वहां पर क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो NaOH कहीं ना कहीं ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? NaOH जब ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो नीचे क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो NaOH जो है ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं NaOH है बेस, और ऑक्जेलिक एसिड क्या है? एसिड। और बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल रिएक्शन होगी। मतलब कि जैसे जैसे आप NaOH डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, यहाँ का जो ऑक्जेलिक एसिड है वो खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि NaOH जो है ऑक्जेलिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रल कर चुका होगा। मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जितना भी ऑक्जेलिक एसिड था वो धीरे धीरे NaOH के आने की वजह से न्यूट्रल होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑक्जेलिक एसिड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उस टाइम जब NaOH की कोई भी बूंद गिरेगी, नीचे तो ऑक्जेलिक एसिड खत्म हो गया, NaOH ने धीरे धीरे खत्म कर दिया, पर अब कोई भी बूंद NaOH की नीचे गिरेगी तो ऑक्जेलिक एसिड अब नहीं है,
सॉल्यूशन में। अब किसके साथ रिएक्ट करेगी ये बूंद? ये NaOH की ड्रॉप जो है अब रिएक्ट करेगी फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ। अभी तक फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो है कलरलेस था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, पर NaOH ने धीरे धीरे ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रल कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब NaOH आया और NaOH ने किसके साथ रिएक्ट किया? NaOH ने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, जो NaOH है दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ये वाली बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या होगा कि NaOH ने क्या करा, फर्दर जब वो ड्रॉप गिरी तो उसने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करी। और आपको पता है कि फिनोप्थेलिन जो है एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस था, पर NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, तो NaOH तो क्या है, बेस है, तो फिनोप्थेलिन जो है बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर देता है, पिंक पिंक, ठीक है। और यहां पर हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में अब ऑक्सैलिक एसिड नहीं रहा। कैसे पता लगा? क्योंकि NaOH ने ऑक्सैलिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रल कर दिया। और अब जब कभी भी एक पर्टिकुलर NaOH की ड्रॉप गिरेगी तो नीचे तो ऑक्सैलिक एसिड है ही नहीं, अब नीचे बचा क्या, इंडिकेटर, तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी और जैसे ही NaOH की ड्रॉप इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी पिंक कलर आ जाएगा और ये पिंक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना कि शुरू में जब हम ब्यूरेट ले रहे थे तो हमने NaOH की रीडिंग नोट कर ली थी। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्यूरेट है ना, इसमें NaOH को फिल कराए, ये NaOH फिल हो रखा है। तो शुरू में जो इसकी रीडिंग थी, सपोज यहां से ये NaOH शुरू हुआ, ये रीडिंग को हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने NaOH को गिराना शुरू किया, ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रल करना शुरू किया, NaOH को गिराना शुरू किया, ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रल करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये न्यूट्रल की प्रोसेस होती रहती है और जब कलर पिंक हो जाए उस रीडिंग को भी नोट कर लेंगे। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इतना NaOH यूज हुआ है नीचे वाले सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने में, कि भाई शुरू में रीडिंग इतनी थी, इतने से हमने शुरू किया, है ना, और अभी नीचे मामला सही है। फिर NaOH डालते गए, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, डालते गए NaOH डालते गए, बस अब नीचे कलर चेंज हो गया। तो हमें क्या पता लग गया, इतने से इतना NaOH यूज हुआ है, तो इस रीडिंग को मेजर कर लेंगे। अब जब हमें पता लग जाएगा कि कितना NaOH यूज हुआ है तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि नीचे कितना आपका ऑक्सैलिक एसिड था। कैसे? क्योंकि जितना NaOH यूज हुआ है और वो यूज किस में हुआ, ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रल करने में ही हुआ, तो जितना ज्यादा NaOH यूज होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड नीचे प्रेजेंट है। तो हमें ये पता लग गया कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत आसान है, हमने क्वांटिटी का पता कर लिया टाइट्रेशन करके। चलिए, तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ हमने टाइट्रेशन करी थी, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करने हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है थोड़ा बहुत हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रख दिया ना तो आसपास का मॉइस्चर वो ले लेगा, और अगर आसपास का वो मॉइस्चर ले लेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो जब कभी भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, आइदर प्रिपरेशन आइदर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको बहुत केयरफुल लेना होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसको चाहिए हैंडल विथ केयर, ध्यान से हैंडल करो। चलिए देखो लिखा भी है हाइग्रोस्कोपिक है तो हैंडल विथ केयर करो। कॉमनली इसको आप लेबोरेटरी में ही बनाते हो। कैसे बनाओगे? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं, पैलेट्स मतलब एक छोटे छोटे इस तरह से गोल गोल, आप 5th सेमेस्टर में जाओगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट नंबर 3, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बाद एक और टॉपिक आता है पैलेट, पैलेटाइजेशन, 10 नंबर में वहां पे पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, सर्कुलर होता है, छोटा छोटा होता है पैलेट, बस खत्म। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सर्कुलर छोटे छोटे पैलेट्स, ठीक है। इनको आपने डिसॉल्व करना है वाटर में। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स हैं उनको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इतना ही आपको करना है अच्छे से सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हैंडल विथ केयर चाहिए।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है लेबोरेटरी में बनता है। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट को वाटर में डिसॉल्व करना होता है अगर आपको बनाना है तो मटेरियल क्या क्या चाहिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए? आपको चाहिए सॉलिड NaOH मतलब पैलेट्स चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, स्टिरिंग रोड चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए और ग्लव्स और गोगल्स चाहिए। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए और गोगल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने अभी ऑक्जेलिक एसिड को बनाना देखा था, तो सबसे पहले हमने क्या करा था? जब भी हम ऑक्जेलिक एसिड को बना रहे थे तो हमने सबसे पहले वे करा था। वे करने के बाद हमने बीकर में डाला था। बीकर में डालने के बाद हमने उसको स्टीयरिंग करा था प्रॉपर। उसके बाद हमने क्या करा था? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। फिर हमने क्या करा था? इस बीकर में कुछ बचा है तो इसकी रिंजिंग करके इसको धो धुआ कर रिंस कर कर रिंजिंग कर कर ठीक है, उसको हमने वापस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला था। और उसके बाद फाइनल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने के बाद हमने यहाँ पर जो ऊपर इसका स्टॉप कॉक था उसको बंद करके ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स किया था, शेक किया था और इस सॉल्यूशन को तैयार किया था। यही हमने किया था। तो यहाँ पर भी सेम करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है, पानी में डिजोल्व करना है। ठीक है, डिजोल्व करने के बाद उसको बीकर में डाल दो। बीकर में अच्छे से उसकी स्टेरिंग करो, फिर उसको आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो। फिर बीकर को अच्छे से धोकर उसको भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो। फिर उसको लॉक कर दो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को, फिर अच्छे से उसे शेक करो और फिर उसे रख दो। ये आपका तैयार हो गया। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। जो आगे प्रिपरेशन थी वही सेम प्रिपरेशन है, सेम। उसके बाद अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। तो स्टैंडर्डाइजेशन में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर लेना है, एज अ टाइट्रेंट लेना है, एज अ टाइट्रेंट लेना है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये हो गया आपका ऊपर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है। क्योंकि प्रिपरेशन तो आपने देख ली, कुछ भी नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट है, उसको पानी में डालो, बीकर में डालो, अच्छे से मिक्स करो, फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो, फिर उसको अच्छे से लॉक करो, फिर उसको अच्छे से शेक करो, बात खत्म। और जो बीकर का जो रिंजिंग है उसको भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो, मिक्स करके, शेक करके। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मतलब हमें पता लगाना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर हमने एज अ टाइट्रेंट लिया है। क्या लिया है? एज अ टाइट्रेंट। और नीचे हमने क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। अब थैलेट में पी से स्टार्ट होता है वर्ड, ठीक है, थैलेट, ध्यान रखना। तो नीचे ले लिया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऊपर ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर जो इंडिकेटर होगा वो भी होगा फिनोप्थेलिन। दिस इज अ इंडिकेटर फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन आपको पता है कि एसिडिक मीडियम जो है फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, पर बेसिक मीडियम में फिनोप्थेलिन जो है कलर शो करता है। पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो वही वाली बात होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाले जाएंगे धीरे धीरे। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो है न्यूट्रल होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब भी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अगली बूंद होगी वो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोप्थेलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जब वो फिनोप्थेलिन के साथ रिएक्ट करेगा तो फिनोप्थेलिन जो है बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर शो करता है। और जैसे ही पिंक कलर आएगा हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है। फिर हम सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हुआ उसके कंपेयर में हम देख लेंगे कि कितना हमारा सैंपल में प्रेजेंट होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ठीक है, मतलब हमें पता लग जाएगा कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, बात खत्म। तो कुछ भी नहीं है, जो पहला था उससे ही हमने रिलेट करके दूसरा बहुत आसानी से देख लिया। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बस इतनी सी बात है। क्लियर? टाइट्रेंट यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया है, ये ध्यान रखना। जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करा है वही टाइट्रेंट लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत काम आता है, लेबोरेटरी में बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑफन प्रिपेयर्ड एंड स्टरलाइज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि लेबोरेटरी में बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं बनाऊं तो आपके पास दोनों तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। एक तो कंसंट्रेटेड भी होता है, एक डाइल्यूट भी होता है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मटेरियल कौन कौन से चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए? तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपको चाहिए डिस्टिल वाटर। फिर आपको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, ग्लासवेयर, ग्लव्स एंड गोगल्स। मतलब कि आपको वही सारी चीजें चाहिए, वैसे ही सेम आपको बनाना है, ठीक है। बस आपने यहाँ पर क्या करना है, शुरू में आप क्या करते थे,
कि ऑक्जेलिक एसिड को हम वे करते थे, ऐसे ही कुछ करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, पिपेट से लेना है आपको, पिपेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। क्या लेना है? पिपेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसा कि आप देख सकते हैं सीधा आपने डालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है सर। यहाँ पर तो एक स्टेप बच गया हमारा, हमने पिपेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, डाल दोगे। उसके बाद तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। स्लोली ऐड डिस्टिल वाटर, वाटर वगैरह ऐड करो, फिर फ्लास्क को क्लोज करो, उसके बाद उसको शेक करो और फाइनली आपका जो है HCl का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर लिखा भी है कि आपको क्या करना है, HCl को मेजर करके ट्रांसफर करना है कॉनिकल फ्लास्क में। जब आप कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करोगे फिर आपको पानी डालना है धीरे धीरे, उसके बाद आपको इसको लॉक करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपको इसको रख देना है, तो आपका सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। फॉर्मूला चाहो तो देख सकते हैं, पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला की, ठीक है। C1V1 इक्वल टू C2V2, C1 क्या है लिखा हुआ है, V1 क्या है, C2 क्या है, V2 क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपको करना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मतलब वही सारी प्रोसेस है, प्रिपरेशन करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो, प्रिपरेशन करो, स्टैंडर्डाइजेशन करो। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है, देखो आपने यहाँ पर टाइट्रेंट ले लिया HCl, क्या ले लिया HCl, नीचे आपने एनालाइट का सॉल्यूशन ले लिया Na2CO3। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा समझने वाला है। नीचे क्या लिया आपने, Na2CO3 लिया, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो आपको चाहिए Na2CO3, तो यहां पर आपने ले लिया Na2CO3, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर एज अ टाइट्रेंट आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने इंडिकेटर लिया फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। अब मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि जो आपका फिनोप्थेलिन इंडिकेटर होता है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर होता है, पता है ना। तो आप देख सकते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है और नीचे बेसिक मीडियम है। कैसा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। तो ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इस बेसिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके पहले ही पिंक कलर दे देगा। ध्यान से सुनते जाना, अभी इसमें पहले ही पिंक कलर आ चुका है। पिंक कलर होता कौन सा है यार, पता ही नहीं भाई, इंडियन है हम तो, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऊपर ले लिया एज अ टाइट्रेंट हमने, दिस इज ब्यूरेट, दिस इज ब्यूरेट, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्ट एज अ टाइट्रेंट इन दिस टाइट्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज एनालाइट सॉल्यूशन विच कंटेंट Na2CO3 and it also contain an indicator phenolphthalein. When phenolphthalein react with Na2CO3 it already show pink color, ठीक है। अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई फिर भी ये पिंक कलर देखे रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से HCl का ड्रॉप गिरना स्टार्ट होगा, गिरना स्टार्ट होगा, गिरना स्टार्ट होगा। तो जब HCl गिरेगा तो HCl किसके साथ नीचे रिएक्ट करेगा? HCl जो है रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ। HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा? Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा। HCl रिएक्ट विद Na2CO3। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, ये तो एसिड है, ये बेस है, तो ये एसिड और बेस जो है न्यूट्रल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? न्यूट्रल। क्लियर है? तो मतलब जैसे जैसे HCl जाएगा, HCl जा रहा है Na2CO3 के पास, तो HCl तो एसिड हो गया, Na2CO3 बेस हो गया, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल होते जाएंगे। तो समय के साथ ये प्रोसेस न्यूट्रल होती जा रही है, न्यूट्रल होती जा रही है। अब क्या होगा कि एक कंडीशन पर Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा, नीचे Na2CO3 जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अभी तक क्या हो रहा था कि नीचे बेस प्रेजेंट था, Na2CO3 प्रेजेंट था, और इस बेस की प्रेजेंस में जो आपका फिनोप्थेलिन इंडिकेटर था वो पिंक कलर दे रहा था। पर एक कंडीशन ऐसी आई कि HCl डालते गए तो आपका Na2CO3 पूरी तरह से खत्म हो गया। जब Na2CO3 रहेगा ही नहीं, अभी ठीक है, मेरे को लगा क्या हो गया। जब Na2CO3 रहेगा ही नहीं, Na2CO3 जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या फिनोप्थेलिन कलर शो कर पाएगा? नहीं सर, क्यों कलर शो करेगा? बेस तो खत्म हो गया, जब बेस खत्म हो गया तो कलर तो शो कर ही नहीं सकता ये। और एसिड की बूंद आ रही है, और एसिड और फिनोप्थेलिन इंडिकेटर दोनों मिला के तो कलरलेस होते हैं। तो यही हमें पता लगेगा कि जब यहां से पिंक कलर हट जाएगा, जब यहां से पिंक कलर हट जाएगा, इसका मतलब है कि यहां पर बेस खत्म हो जाएगा और एसिड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? पिंक कलर आ रहा था, अभी क्या हो रहा है? पिंक कलर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पहले से पिंक कलर है। जब आप एसिड डालते जाओगे तो एसिड जो है बेस को खत्म कर देगा, तो पिंक कलर फिनोप्थेलिन का खत्म हो जाएगा, और एसिड और फिनोप्थेलिन तो कलरलेस होता है।
ठीक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो मतलब ऐसा ही सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं है। अच्छा, जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहने, गोगल्स वगैरह पहने, पूरी सेफ्टी रखें अपनी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। उल्टा मत करना, उल्टा करोगे तो स्प्लैशिंग हो जाएगी। अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो एसिड उड़कर अपने मुंह पर आ सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। परफॉर्म द टाइट्रेशन स्लोली। अब देखो, मैंने आपको बोला कि ऊपर जो टाइट्रेंट होता है वो धीरे धीरे ऐड करो आपके सॉल्यूशन में, क्योंकि धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे। अगर आप एक साथ ड्रॉप 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 ऐड कर दोगे तो पता ही नहीं लगेगा कब पिंक कलर आ गया या पिंक कलर गया। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे धीरे। अब मुझे भी पता है, आपको पता है कि हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, ऐसे चालू करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसे पिंक कलर आने लगता है बंद कर देते हैं और रीडिंग लिख लेते हैं। इतना टाइम होता ही नहीं हमारे पास। वो मुझे भी पता है, मैंने भी करा हुआ है, आप भी करते ही होंगे लेबोरेटरी में। नहीं करते होंगे तो आप करोगे अब, पर ऐसे मत करना। अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप करोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो ग्लव्स पहने, गोगल्स पहने, वो सारी बातें हो गई, ठीक है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें और एसिड टू वाटर ऐड करें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका सोडियम थायोसल्फेट, जो कि कॉमनली रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन आपको पता ही होगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ टेक साइमल्टेनियसली, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब देखो, सोडियम थायोसल्फेट को अगर आपको बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट चाहिए, है ना। इसका पेंटाहाइड्रेट फॉर्म है, पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब पानी, तो .5H2O लगा देना। पेंटाहाइड्रेट फॉर्म मतलब, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब पानी, तो 5H2O, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर लो फॉर्मूला से। तो जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है, इसका नॉर्मल जनरल फॉर्मूला होता है Na2S2O3। तो यहाँ पर Na2S2O3.5H2O, इसका पेंटाहाइड्रेट फॉर्म है। फिर आपको चाहिए डिस्टिल वाटर, एक बीकर चाहिए, फ्लास्क चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए, स्टीयरिंग रोड चाहिए, वही वही सब चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक स्टीरर भी लिखा हुआ है। देखिए, एक स्टीयरिंग होती है नॉर्मल, आप हाथों से कर रहे हैं नॉर्मल स्टीयरिंग, ठीक है। एक स्टीयरिंग होती है मैग्नेटिक स्टीयरिंग, मैग्नेट पे रख दिया, वो अच्छे से अंदर जो है मैग्नेट जाएगी, वो अच्छे से स्टीयर कर देगी। तो एक तो होती है मैग्नेटिक स्टीयरिंग, एक होती है हैंडली, आप हाथों से कर रहे हैं स्टीयरिंग, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, सोडियम थायोसल्फेट चाहिए पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में, डिस्टिल वाटर चाहिए, बीकर चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए, और रोड चाहिए, स्टीयरिंग रोड। यही सारी चीजें आपको पहले भी चाहिए होती थी, वही सारा सेम काम है। पेंटाहाइड्रेट फॉर्म को लेना है, वे करना है अच्छे से, क्लीन बीकर में डालना है, पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है, बीकर को अच्छे से धोना है, रिंसिंग करना है, जो भी रिंस है वो भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो लेवल है उसको मेंटेन करना है, मार्कअप करना है आपके डिस्टिल वाटर से। उसके बाद उसके कैप लॉक कर देना है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से चेक करना है ताकि डिसोल्यूशन प्रॉपर हो, और फिर उसको रख देना है, फाइनली आपका तैयार हो जाएगा। यही सब चीजें हैं सब में। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आयोडीन जरूरी है। यहाँ पर लिखा है देखो, द सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज टिपिकली स्टैंडर्डाइज्ड बाय। किससे स्टैंडर्डाइजेशन होगा, कैसे पता लगेगा, कैसे कर पाओगे, यहाँ पर आयोडीन की मदद से कर पाओगे, आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से कर पाओगे, ठीक है सर। अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का, अगर हमें पता करना है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज में, कितना एग्जैक्ट अमाउंट में सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमें करना है तो हमें चाहिए आयोडीन। और आयोडीन चाहिए तो कैसे मिलेगा, KiO3 की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी 5Ki से 3H2SO4 से। ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। When KiO3 react with Ki and in the presence of sulfuric acid, it gives iodine। आपको यहाँ पर आयोडीन मिलेगा, ठीक है। देखो लिखा भी है, KiO3 को बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। इसको रिएक्ट कराना है एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड से, KiO3 प्लस Ki, तो आपको मिल जाएगा I2। ये रिएक्शन है, बस इतनी सी रिएक्शन। देखो KiO3 प्लस Ki इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको मिल जाएगा I2, ठीक है। बाकी जो बाय प्रोडक्ट है उससे हमें मतलब नहीं है, पानी निकल रहा है तो निकल रहा है, क्लियर है। अब देखो, ये जो आयोडीन आपके पास आया, अब इसको आप पिपेट से ले लो, ठीक है। पिपेट है नॉन वॉल्यूम ऑफ आयोडीन। आपने क्या करा, पहले आयोडीन को बना लिया,
आयोडीन क्यों चाहिए? अरे सर स्टैंडर्डाइजेशन करना है ना सोडियम थायोसल्फेट का, तो आयोडीन तो चाहिए, तो आयोडीन बना लिया। अब आयोडीन को पिपेट से ले लो, ले लो फटाफट ले लो, ले लिया सर। आयोडीन को आपने पिपेट से ले लिया और उस आयोडीन के सॉल्यूशन को आपने एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर, हमारे पास कोनिकल फ्लास्क था, उस कोनिकल फ्लास्क में हमने आयोडीन के सॉल्यूशन को पिपेट से लेकर कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पर के को भी ऐड करना है। सर ये के को क्यों ऐड करना है? के को इसलिए ऐड करना है क्योंकि आपका जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में ही रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है सोडियम थायोसल्फेट का, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में ही रहना चाहिए। और अगर आपका आयोडीन आपको I2 की फॉर्म में चाहिए तो उस कंडीशन में आपको के को भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको एंश्योरिटी रहे कि हमारा जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में ही है। ठीक है, फिर अब आयोडीन तो आपको मिल गया, I2 की फॉर्म में मिल गया। यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा यूज करोगे? इंडिकेटर यूज करोगे स्टार्च। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे? स्टार्च इंडिकेटर यूज करोगे। तो जब आयोडीन स्टार्च के साथ मिलता है तो एक ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स। सर रुक जाओ, एक बात बताओ, हमें करना क्या था? अरे बहुत सीधी सी बात है यार, क्यों बार बार रिवाइज करवा रहे हो? हमें सोडियम थायोसल्फेट बनाना था। ठीक है सर, सोडियम थायोसल्फेट बना लिया। फिर हमें उसका क्या करना था? स्टैंडर्डाइजेशन करना था। उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए था। फिर हमने आयोडीन को बनाया। फिर आयोडीन को हमने पिपेट से लेकर एक कोनिकल फ्लास्क में डाला। फिर उसमें हमने के भी डाला ताकि आयोडीन जो है I2 की फॉर्म में रहे। फिर आयोडीन के साथ हमने स्टार्च एज एन इंडिकेटर डाला, और जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा, स्टार्च क्या है? इंडिकेटर, तो हमें देगा ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, समझ में आ गया सर अभी तक? तो अभी ये जो नीचे मामला चल रहा है, यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है आयोडीन, और आयोडीन के साथ है स्टार्च, और ये दे रहा है ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स BBC। ठीक है, और ऊपर जो आपका ब्यूरेट है उसमें टाइट्रेंट भरा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर क्या है? सोडियम, सोडियम को Na से लिखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ऊपर तो है सोडियम थायोसल्फेट जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। नीचे आपको दे रखा है आयोडीन। आयोडीन हमें पता है कहाँ से लाए हम, साथ में स्टार्च इंडिकेटर है, और हमें पता है कि ये ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे सोडियम थायोसल्फेट नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे सोडियम थायोसल्फेट नीचे आता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट जब आएगा तो ये आयोडीन I- की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे सोडियम थायोसल्फेट आएगा, यहाँ पर जो नीचे आयोडीन I2 की फॉर्म में है वो I- में कन्वर्ट होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा आयोडीन जो है I- में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये फिर जो ये स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स था ये भी खत्म हो जाएगा, और यही एंड पॉइंट होगा। समझ में आया? नीचे क्या था? I2 और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स था। अब जैसे जैसे ऊपर से सोडियम थायोसल्फेट आया, आयोडीन जो है I- में रिड्यूस होता गया। जब आयोडीन यहाँ से हटता जाएगा तो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स खत्म होता जाएगा, और एंड पॉइंट वही होगा जब आयोडीन कंप्लीटली I- में आयोडाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड वही कंसंट्रेटेड भी होता है, डाइल्यूट भी होता है। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें पानी डाल के उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं। देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, डिस्टिल वाटर डालो, डाइल्यूट कर लो उसको। क्लियर है? देखिए आपको अगर आपको बनाना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, क्योंकि आपको उसी का सॉल्यूशन बनाना है। फिर आपको डिस्टिल वाटर चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए, पिपेट चाहिए, ग्लासवेयर चाहिए, ग्लव्स चाहिए, गॉगल्स चाहिए, और लैब कोट चाहिए। वो तो सभी में चाहिए लैब कोट, तो ग्लव्स भी, गॉगल्स भी, लैब कोट भी, ये तो सभी में चाहिए, एप्रन वगैरह सभी में चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर वही है। सल्फ्यूरिक एसिड को वे कर लो, वे करने के बाद उसको बीकर में डालो, पानी डालो, फिर उसको अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो, फिर बीकर को अच्छे से साफ करके रिंस करके जो भी सॉल्यूशन है उसको भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालो। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो टॉप है उसको बंद कर दो, बंद करने के बाद उसे अच्छे से शेक कर दो। यही सारा प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, अब एक बात और होगी जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ी सी बातें अलग भी होगी। 19-20 का फर्क बोला था ना, देखो ठीक है, यहाँ पर तो सब कुछ सेम है, यहाँ पर कोई 19-20 का फर्क अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम है अभी तक। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हुई प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इजी था, जैसे अभी तक प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वैसे हमने प्रिपरेशन कर लिया। कुछ भी नहीं है प्रिपरेशन में, बहुत इजी प्रिपरेशन।
अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन की, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हमें ये पता करना है कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब कि उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइट्रेंट के तौर पे हमने H2SO4 लिया है, क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। नीचे हमने लिया एनालाइट का सॉल्यूशन जिसमें है Na2CO3, नीचे क्या है, Na2CO3, ठीक है। अब यहाँ पर फिनोप्थेलिन इंडिकेटर ले लिया, बस कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे आप H2SO4 डालते जाओगे वो H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे जैसे आता जाएगा, तो H2SO4 आ रहा है और ये H2SO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे Na2CO3 के साथ। तो वही एक दूसरे को ये न्यूट्रल करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि Na2CO3 कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी और कलरलेस हो जाएगा मामला, क्योंकि SO4 क्या है, एसिड है। और जैसे जैसे एसिड आएगा, फिनोप्थेलिन के साथ एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है ना, एसिड और फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, एक दो समझ लिए सारे हो गए, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उस लैंग्वेज में लिखना। देखो नोट्स में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, नोट्स नोट्स होते हैं उसमें एक दो पॉइंट के 4 पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है। चलिए फिर आपको बनाना है पोटेशियम पर मैग्नेटेट। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि आपको KMnO4 बनाना है, इसका थोड़ा स्पेशल केस है। देखो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 क्या है, लिखते चलते हैं, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए उसके बाद लिखा है कॉमनली यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये किसमें यूज होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। इट कैन बी यूज टू स्टैंडर्डाइज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन बाय टाइट्रेटिंग, ठीक है। इट अगेंस्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम Na2CO4, सोडियम ऑक्सलेट एंड आयरन 2। यहाँ पर आपको इतना सा बोला है कि अगर आपको KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हम सबका करते आ रहे हैं, सभी का, ऑक्जेलिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सभी का स्टैंडर्डाइजेशन करते आ रहे हैं। तो अगर आपको KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो आपको चाहिएगा Na2C2O4, ठीक है, या फिर आपको चाहिए आयरन सेकेंड, आयरन को लिखते हैं Fe से, आयरन सेकेंड, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, KMnO4 इज a strong oxidizing agent used in redox titration. If you want the standardization of KMnO4 then you need Na2CO4 and Fe2, ठीक है। KMnO4 itself as a self indicating, मतलब एक तरह से सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है KMnO4, मीनिंग इट कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट अ सेपरेट इंडिकेटर ड्यू टू इट्स कलर चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि KMnO4 जो है एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, तो यहाँ पर आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं भी चाहिए होगा, क्योंकि KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है, खुद ही इंडिकेटर की तरह काम करता है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन KMnO4 अपना कलर चेंज कर लेता है। क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। KMnO4 के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए Na2C2O4 Fe2 चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, और जब कभी भी टाइट्रेशन होती है तो ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो KMnO4 होता है इसको बनाना है, तो आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए, ग्लासवेयर चाहिए, स्टरिंग रोड चाहिए, ग्लव्स चाहिए, गोगल चाहिए, बस, और लैब कोट चाहिए। तो आपको पता ही है कैसे बनाना है, अभी तक सारी प्रिपरेशन वैसे ही करते आए हैं, ठीक है। बीकर में ट्रांसफर करो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करो, मिक्स करो, वे करो, वही सब। चलिए उसके बाद आपने स्टैंडर्डाइजेशन करना है। अब स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान से सुनना है, यहाँ पर अच्छे से समझना। मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन से पहले एक पॉइंट और बताया था, एक सेकेंड, चलते हैं। कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए अगर आपको KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए Na2C2O4, पता है ना, इसको बोलते हैं आप सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है सर, हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो हमें चाहिए Na2C2O4 जिसको बोलते हैं सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है Na2C2O4, तो यहाँ पर क्या है, Na2C2O4 सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। और आपने क्या करना है, ऊपर लेना है टाइट्रेंट की जगह KMnO4। अब जब कभी भी ये रिएक्शन होगी, KMnO4 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका Na2C2O4, Na2C2O4। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो
MnO4 है ना, ये तो कन्वर्ट होगा Mn+2 में। किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 में। और ये जो आपका C2O4 है, ये कन्वर्ट होगा CO2 में। यहाँ से गैस रिलीज होगी CO2। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होगी, जब कभी भी KMnO4 जो है Na2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा, आई रिपीट, जब कभी भी KMnO4 जो है Na2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर MnO4 जो है कन्वर्ट होगा Mn+2 में, और यहाँ पर C2O4 कन्वर्ट होगा CO2 में। क्लियर है? ऐसे रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो KMnO4 आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, तो ये Na2CO4 को खत्म करता जाएगा, Na2C2O4 को खत्म कर देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट ड्रॉप आएगी तो कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन की एंड पॉइंट आ चुकी है। बस यहाँ पर क्या खास बात थी, ये आपको चेंज पता होना चाहिए कि KMnO4 जो है और Na2C2O4 जब रिएक्ट करते हैं, तो MnO4 जो है कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और C2O4 कन्वर्ट होता है CO2 गैस में। ठीक है, नेक्स्ट वही प्रोसीजर आपको बता रखा है, वही सब आपको बता रखा है। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है सेरिक अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CnH4 का होल ट्वाइस SO4 का होल ट्वाइस। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखेगा, CeNH4 का 4 एंड SO4 का भी 4। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपको। स्टेरिक अमोनियम सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि KMnO4 था, KMnO4 की तरह ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, ये भी रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। जैसे कि आपका पोटेशियम वो वाला था K2MnO4, वो भी आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, ये भी आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर आप देखिए सेरिक अमोनियम सल्फेट एग्जिस्ट एज Ce+4। अगर सेरिक अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो जनरली वहां पर जो सेरियम आयन होता है वो Ce+4 में प्रेजेंट होता है, विच कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग टाइट्रेशन टू Ce+3। और जब कभी टाइट्रेशन होती है तो वो Ce+3 में कन्वर्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो सेरिक अमोनियम सल्फेट होता है वहां पर जो सेरिक होता है Ce होता है, सेरियम आयन जो होता है वो जनरली +4 में होता है। कैसे होता है? जनरली सेरिक अमोनियम सल्फेट में जो Ce होता है वो +4 होता है जनरली, बिना टाइट्रेशन। पर जब कभी स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जब कभी टाइट्रेशन परफॉर्म होता है, तो ये Ce+4 जो है Ce+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिपरेशन वही सब है, प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने बोला था 19-20 का फर्क है, तो KMnO4 वाले में भी थोड़ा सा फर्क था, वो मैं अब आपको बता देता हूँ क्या फर्क आता है। देखो, अभी तक का वही है कि आपने वे करना है, बीकर में लेना है, डिसॉल्व करना है, फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, सब कुछ वही है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डिस्टिल वाटर, एनालिटिकल बैलेंस, ग्लास वेयर, ग्लोव्स, गोगल्स, सेरिक अमोनियम सल्फेट, सब कुछ वही है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा में सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जा रहा है वो बात करते हैं। देखिए, अभी बताता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला जाता है। देखो ध्यान से देखना, एड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू हेल्प डिसॉल्व द सेरिक अमोनियम सल्फेट एंड स्टेबलाइज द Ce+4 आयन। देखो, अगर आपको Ce+4 आयन को स्टेबलाइज रखना है तो उस कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड डालना जरूरी होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि जनरली ये Ce+4 में एग्जिस्ट करता है Ce+4 में जनरली बिना टाइट्रेशन। तो अगर आपको इसको Ce+4 में ही रखना है तो Ce+4 में रखने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हो सेरिक अमोनियम सल्फेट के फॉर्मुलेशन में, सॉल्यूशन को बनाने में? तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि जब कभी भी हम सेरिक अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो उसमें जो सेरिक आयन है वो आपका +4 में एग्जिस्ट करे, इसीलिए हम H2SO4 को ऐड करते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद वही आपने क्या करना है, अब स्टैंडर्डाइजेशन वही करते आ रहे हैं सबका प्रिपरेशन के बाद। तो स्टैंडर्डाइजेशन में देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको वहां पर बोला था CO2 रिलीज होगी KMnO4 वाले केस में, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बता ही दिया, Ce+4 जो है टाइट्रेशन के दौरान Ce+3 में कन्वर्ट हो जाता है, बोला था ना मैंने। ठीक है, कि Ce+4 जो है टाइट्रेशन के दौरान Ce+3 में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो आयरन होता है वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये आयरन कहाँ से आया? तो ध्यान से सुनना, टू स्टैंडर्डाइज द सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हमें सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए हमें चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट
ठीक है, और इसी के अंदर ही आयरन है। क्लियर है? तो हमें अगर स्टैंडर्डाइजेशन करना है, किसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं हम? अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है सेरिक अमोनियम सल्फेट का, तो इसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या चाहिए? फेरस अमोनियम सल्फेट। क्लियर? अब यहां पर जब टाइट्रेशन होगी, यहां पर जब स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो उस दौरान यहां पर जो सेरिक आयन होगा वो +4 से +3 में चल जाएगा, और यहां पर जो आयरन होगा, फेरिक मतलब आयरन जो है ये +2 से +3 में चल जाएगा। ये ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन है, ड्यूरिंग टाइट्रेशन है। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग टाइट्रेशन, और वी कैन से ड्यूरिंग स्टैंडर्डाइजेशन। जब कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो ऐसा होता है। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो स्टैंडर्डाइजेशन वही सब है। फेरिक अमोनियम सल्फेट टाइट्रेंट की तरह ले लेना, और आपका जो फेरिक वाला है वो एनालाइट के सॉल्यूशन में ले लेना, और शुरू करा देना रिएक्शन। लास्ट में कलर चेंज हो जाएगा, बात खत्म। तो ये था डिफरेंट प्रिपरेशन एंड डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी था, देखो समझने वाला कंसेप्ट है। इनको ना बच्चे रटते हैं, और जब बच्चे रटते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। रटते क्यों हो यार? बुक खोल खोल के रटते हैं। 0.1 ml टू हाइड्रेट दिस 0.1 ml। क्या रटते हो यार? रटने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक समझो, कंसेप्ट क्लियर करो, बात खत्म। अपनी लैंग्वेज में लिखो। मार्क्स मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? यही तो कंसेप्ट है, मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? चलिए, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन देखा। सबसे पहले हमने ऑक्जेलिक एसिड को प्रिपेयर किया, फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट को प्रिपेयर करते हुए साथ ही साथ इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया, इनका टाइट्रेशन किया, और देखा कि कहाँ पर गैस इवॉल्व होगी, कहाँ पर H2SO4 ऐड करने की जरूरत है, किस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डिटेल लेक्चर हमने कवर किया है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर, तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जीपेट, नाइपर, रेलवे फार्मासिस्ट, तो उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च करा हुआ है। वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, और एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड मीम्स। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। और नेक्स्ट लेक्चर में एरर को कंप्लीट करके इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है फार्माकोपिया, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट एंड लिमिट टेस्ट, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो लेक्चर्स भी मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और यूनिट 1 को कंप्लीटली कवर करते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।